तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आते हुए हमको नज़र आएगी, जो इंडिया का एनर्जी का टारगेट से उससे कनेक्टेड ये वाला रिपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो इंडस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं जो नज़र आ रहा है उससे ही कनेक्टेड ये रिपोर्ट हमको देखने को मिल रही है, जो ईजी वे में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज का गैप इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया प्लान कर रहा है ऐड करने का लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड दोनों एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन इसके लिए इंडिया को ज़रूरत है 411.4 गीगावाट एनर्जी का स्टोरेज की 2031-2032 इस साल तक या इस टाइम पीरियड तक। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 0.8 गीगावाट ऑपरेशनल है। अराउंड 12.8 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है अलॉट किए गए वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल जो गैप है, गैप छोटा नहीं है, गैप हद से भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये शो भी करता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप प्लानिंग में भी है और एग्जीक्यूशन में भी है। मतलब प्लानिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, या फिर आप कह सकते हो जितना सही तरीके से जितना फास्ट वे से होना चाहिए उतना फास्ट वे में नहीं हो रहा। बिकॉज यहाँ पर नंबर्स का गैप हद से भी ज़्यादा बड़ा होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस BESS प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्रेसिव बिडिंग और उसके साथ साथ डिलेस। अब देखिए डेवलपर जो है वो बीड करते हैं काफ़ी लो प्राइस पे, मतलब अंडर बिडिंग कर रहे हैं। अर्लियर बैटरी के प्राइस गिरते थे तो बिड्स कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल लगती थी, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, ये अभी कॉस्टली होते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण क्या हो रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी प्रेशर आता हुआ आपको नजर आएगा। PPAs की बात करें, मतलब डिस्कॉम के डिले के एग्रीमेंट्स की बात करें, ये भी सब कुछ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ऑप्शन है पावर के वो कहीं ना कहीं खत्म होते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर लोग एक्चुअली चीप पावर का ऑप्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी के टाइम पे तो नज़र नहीं आ रहा। 6.4 गीगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी कैंसिल होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छी या पॉजिटिव न्यूज़ तो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही। उसके साथ साथ ग्रिड का जो कंजेशन का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। रिन्यूएबल का जो कैपेसिटी है वो फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो ज़रूरी होती है वो तो रेडी ही नहीं है। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा सिरदर्द अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पावर जो है वो यूज़ ही नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है सिस्टम में वेस्ट होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल की यहाँ पर अगर हम बात करें, राजस्थान और गुजरात में 3-4 गीगावाट सोलर पावर आपको देखने को मिलेंगे। 250 करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर 100% का पावर वेस्टेज कहीं ना कहीं पीक आवर्स में हो रहा है। ये बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, जिसका सही तरीके से यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें भी कोई अच्छी साइन नहीं है। यहाँ पर कमज़ोर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमको देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किए PLI स्कीम, वैल्यू अराउंड 18,100 करोड़ के आसपास का नजर आएगा, जिसका टारगेट है 50 गीगावाट का बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग का। ये गवर्नमेंट का काफ़ी बढ़िया स्टेप है, लेकिन रियलिटी की बात करें सिर्फ और सिर्फ 1.4 गीगावाट, मतलब 2.8% का ओवरऑल ऑपरेशनल आपको नजर आएगा अक्टूबर 2025 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से। तो इसके कारण अभी के टाइम पे आपको समझना होगा जो इशू है, डिपेंडेंस हमारा जो इम्पोर्ट्स के ऊपर है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें लिथियम या कोबाल्ट की बात करें, ये इम्पोर्ट कैटेगरी में जो आता है, इसके ऊपर का डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को भारी पड़ रहा है। साथ ही साथ सप्लाई चेन का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। लोकल रूल्स कहीं ना कहीं कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी, इश्यूज भी यहाँ पर सामने निकल कर नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इन सब का जो इम्पैक्ट होगा इंडिया का जो एनर्जी का गोल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। अब देखिए लो टैरिफ जैसे कि 2.1 रुपया किलोवाट के हिसाब से अभी के टाइम पे खतरनाक है, रिस्की है। राइजिंग कॉस्ट मतलब प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर होगा। डिस्कॉम फाइनेंशियल इशू मतलब डिले कंटिन्यू होगा। उसके अलावा ग्रिड का इशू का मतलब क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट होती हुई आपको देखने को मिलेगी।
इम्पोर्ट के ऊपर का डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्क यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी का एक आप कह सकते हो प्रॉब्लम होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम अभी के टाइम पे बात करें, कैन स्लो इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब इंडिया का जो क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन का सपना है उसको कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारा क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। आप देखिए अब तक जो हमने बात की उसमें कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट ज़्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटी भी है जो पॉजिटिव साइड के नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब नेगेटिव के बाद कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। बीएसएस का मार्केट जो है कहीं ना कहीं 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास 2030 तक पहुंच सकता है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पर 27% CAGR की जा रही है। स्टोरेज का जो डिमांड है 2031-32 तक 411.4 गीगावाट तक पहुंच जाना चाहिए, ये पर्टिकुलर बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इससे एक बात हमको समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन अभी के टाइम पे सच ये भी है कि ग्राउंड रियलिटी में इतना तेज़ी से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। और इन सब के लिए व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वही बात प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है फास्ट तरीके से होना चाहिए। ट्रांसमिशन का जो इंफ्रा है वो और भी मजबूत होना चाहिए। फास्टर PPA अप्रूवल्स होना काफ़ी ज़रूरी है। ग्लोबल पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी के लिए करना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट है इस इंडस्ट्री के वो भी कहीं ना कहीं अचीव होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कौन से वो इंडियन लिस्टेड कंपनीज होगी जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है वो एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए जो भी शेयर के नाम, सेक्टर के नाम यहाँ पर हम देखेंगे, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का। यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इसमें सबसे पहले एनर्जी एंड पावर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो टाटा पावर, NTPC, अदानी ग्रीन एनर्जी और JSW एनर्जी का नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड ग्रिड इंफ्रा की बात करें, इसमें सीमेंस इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, ये 2 नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। बैटरी एंड स्टोरेज इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इम्पैक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग किस तरीके से एग्जीक्यूशन का स्पीड रहता है उसके हिसाब से होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। फाइनल इनसाइट की अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा रिन्यूएबल का एम्बिशन आपको नज़र आएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन का चैलेंज BSS में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को स्लो करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ग्रिड को फिक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ क्रिटिकल चीज़ें होगी। किस तरीके से इसके ऊपर अभी के टाइम से काम किया जाता है वही डिसाइड करेगा जो हमारा टारगेट है 2031-32 तक कहीं ना कहीं अचीव हो पाता है या नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है इसको समझना, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का, प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।